विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात विश्व कूटनीति में भारत के बढ़ते कद की करेंगे। पुतिन हो या मैक्रो, फिनलैंड हो या इंग्लैंड, ब्राजील हो या चीन, दुनिया भर की आर्थिक महाशक्तियां लगातार पीएम मोदी के संपर्क में। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा की शुरुआत चंद घंटे बाद होने वाली है और ये सब देखकर ट्रंप और उनका पूरा इकोसिस्टम जल भुन रहा है। 50% टैरिफ का दांव उल्टा पड़ चुका है। ये बात ट्रंप और पूरे अमेरिका को समझ आ चुकी है। मेक इन इंडिया मजबूती की नई उड़ान भर रहा है, तो वहीं अमेरिका में मंदी की आहट से ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। इस सबका नतीजा ये है कि ट्रंप के सिपहसालार बौखला रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत की डायरेक्ट दूरी उतनी ही है जितनी कि सूरज और चांद की है, लेकिन ट्रंप के सलाहकार इसके लिए पर्ची पीएम मोदी के नाम की फाड़ रहे हैं। वैश्विक जगत में अमेरिकी वर्चस्व कैसे सिकुड़ता जा रहा है और भारत का परचम कैसे बुलंद हो रहा है, आज इस पर विस्तार से बात होगी। दूसरी खबर पाकिस्तान की नाकामी और उसके झूठ की है। बाढ़ ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है। पूरा सियालकोट डूबा पड़ा है, करतारपुर साहिब तक में पानी भर गया है, सैकड़ों गांव पानी में समा गए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के लिए इंसानी त्रासदी नहीं बल्कि राजनीतिक खेल का मौका बन गया है। भारत ने इंसानियत दिखाई, पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए तीन बार चेतावनी भेजी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा की तरह कान बंद कर दिए और जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तब वही पुराना फॉर्मूला दोहराया, यानी अपनी नाकामी छुपाओ और इल्जाम भारत पर मर दो। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर उस हिंसा पर हुए खुलासे की जो अचानक नहीं भड़की थी। ये कहानी है उस जमीन की जहां दशकों से साजिशें बोई गई, जहां सुनियोजित दंगे होते रहे और जहां डेमोग्राफी को बदलने की चाल चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि संभल की तस्वीर अचानक नहीं बदली। ये बदलाव प्लानिंग के तहत हुआ था। 1947 में जहां हिंदू मुस्लिम आबादी तकरीबन बराबर थी, आज हिंदू महज 15% तक सिमट गए। सवाल सिर्फ पलायन का नहीं है, सवाल उस डर और हिंसा का है जिसकी जड़ों तक इस रिपोर्ट ने इशारा कर दिया है। यानी संभल का दंगा महज 24 नवंबर की घटना नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही सियासी तुष्टीकरण और हिंसक साजिश का नतीजा है। इस रिपोर्ट के जरिए जो खुलासे हुए हैं उस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात टैरिफ वॉर के उस पहलू की जिस पर शायद ट्रंप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये विवाद सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि आने वाले ग्लोबल पावर बैलेंस का संकेत है। सबसे पहले बात इसी। तो शुरुआत करें प्रहार की। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे जब भारत के सामने ट्रंप बेबस साबित होने लगे तो अब उनके चाटुकारों ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी के साथ सीजफायर वाली सेल्फी नहीं मिली तो ट्रंप ने अब अपने चमचों की पूरी फौज उतारी है। और वजह क्या है समझिए, वजह है एक फोटो, एक फोन कॉल। ट्रंप मोदी और आसिम मुनीर को बुलाकर एक फोटो चाहते थे और फोटो तो मिली नहीं, साथ में कॉल उठना भी अब बंद हो गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बीते 18 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से काफी देर तक फोन पर बात की और अलास्का में ट्रंप से मुलाकात की एक डिटेल साझा की है। ये वही तस्वीर है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन युद्ध कैसे रोका जाए इसको लेकर मैक्रों ने सुझाव भी मांगे, तो यहां भी बातचीत हुई है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी को फोन मिलाया और व्यापार कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बात हुई है। तो जिससे बात करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, या जिसका कॉल आ रहा है, जिस कॉल को वो एंटरटेन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, और जिसका नहीं करना चाह रहे हैं उसका नहीं करते। आप समझ ही गए होंगे बात किसकी हो रही है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद किसका बीपी बढ़ रहा होगा? जवाब वही है, डोनाल्ड ट्रंप। जर्मनी का एक अखबार पहले ही साफ कर चुका है कि किस तरह ट्रंप
बार बार बैक टू बैक पीएम मोदी को कॉल पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अब साफ कर चुके हैं कि ट्रंप से बात करने का टाइम नहीं है, अब वो टाइम निकल चुका है। और क्यों नहीं है? एक टाइम अच्छे दोस्त रहे, मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्यों टूटी? तो इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम है पीटर नोवेरो। ये कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ट्रंप के चाटुकार नोवेरो ने सारी हदें पार कर दी। भारत के रूस से तेल खरीदने पर बौखलाए नोवेरो कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध मोदी युद्ध है। सोचिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे वो मोदी युद्ध बता रहे हैं। अब रूस से तेल खरीद तो सिर्फ बहाना है, असली वजह तो वो सेल्फी है जो पीएम मोदी ने देने से मना कर दिया था। क्योंकि तेल खरीद अगर मुद्दा होता तो पुतिन तो खुद अमेरिका की धरती पर ट्रंप के सामने कह चुके हैं कि ट्रंप के साथ हमारा तेल व्यापार 20% तक बढ़ा है। यानी अमेरिका तो खुद रूस से तेल खरीद रहा है और व्यापार बढ़ा भी रहा है। ये बयान सुनिए। It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. रूस से तेल खरीद का सच क्या है, उस पर एक एक डिटेल के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ये बयान भी सुन लीजिए। Well, I don't want to comment on a person. मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन विषय पर टिप्पणी करूंगा। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। हम वास्तव में एक ऐसा देश हैं जहां पिछले कुछ सालों में अमेरिकियों ने कहा है कि हमें सब कुछ करना चाहिए। विश्व ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वो राशि बढ़ रही है। तो ईमानदारी से हमें ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात का आपने जिक्र किया वो क्या है। So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. यानी तेल खरीद तो मुद्दा है ही नहीं, बात कुछ और है। और ऐसे में आज ट्रंप के चाटुकार नोवेरो के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि टैरिफ के खेल का असली विलन यही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं पूरी। नोवेरो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर, पहले डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक थे और सत्ता के लिए पाला बदलने में इन्हें माहिर बताया जाता है। ट्रंप को पूरी तरह से ये काबू में रखते हैं अपने। ट्रंप के दिमाग को भरने का काम करते हैं, लगातार माइंड फीडिंग करते हैं, बोलते रहते हैं। भारत के खिलाफ भी ट्रंप को नोवेरो ने ही भरा है। एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक्स से ज्यादा बेवकूफ बताया था। नोवेरो ने डेथ बॉय किताब का भी यहाँ पर डेथ बाय चाइना माफ कीजिएगा, डेथ बाय चाइना नाम की किताब भी लिखी है और टैरिफ लगाने का सुझाव नोवेरो ने ही दिया है। नोवेरो की नीतियां इससे पहले काफी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। नोवेरो ने ट्रंप को टैरिफ वाला जुमला पढ़ाया और ट्रंप उसी तरह से बोलने लगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि नोवेरो की संगत ट्रंप को भारी पड़ेगी। नोवेरो की नीतियां अमेरिका को दोस्तों से दूर कर रही हैं, जैसे भारत दूर हो गया है। नोवेरो को अमेरिका का असली मैडमैन माना जाता है। तो अब आप समझिए कि नोवेरो के भड़कावे में आकर ट्रंप वो सब कुछ कर रहे हैं जो नोवेरो ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया। पीटर नोवेरो ने ट्रंप के कान में कुछ ऐसा कहा है, कुछ कान ऐसे भरे हैं कि उन्हें अब कुछ ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। आज पूरी दुनिया ट्रंप को समझा रही है कि दिल्ली जाकर माफी मांग लो, क्योंकि अब देर हुई तो हमेशा के लिए भारत जैसे शक्तिशाली और मजबूत देश को खो बैठे। ये रिपोर्ट देखिए। टैरिफ की रट, ट्रंप का कनेक्शन कट। ट्रंप फायर नहीं, लायर हैं। ट्रंप के टैरिफ आपदा नहीं, अवसर हैं।
लेने के लिए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो अभी दो तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है नोबेलिया। अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि ट्रंप को भूलने की बीमारी है, वो डिमेंशिया से पीड़ित है और यही वजह है कि बार बार एक ही रट लगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों में साफ होता है कि उन्हें नोबेलिया हो चुका है। ये एक खास तरह की बीमारी है जहां ट्रंप को खाते पीते सोते सिर्फ नोबेल के सपने आते हैं और दुनिया के बाकी देश इसी बात पर उनके मजे भी ले रहे हैं। वह महान समिति आखिरकार अपना काम संभाल ले और समझे कि आप नोबेल शांति पुरस्कार के बाद से या नोबेल पुरस्कार कभी भी मिला। ट्रंप समझते हैं कि उनके हाथों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दुनिया उनकी हरकतों को देखकर कहती है कि वो एक तरह के बतौलेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मुनीर जैसे फेल्ड फील्ड मार्शल के साथ डिनर कर सकते हैं, तो वहीं ओवल ऑफिस में बैठकर ज़ेलेंस्की से बदतमीजी। In big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay. किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है, लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्रा विकसित से गरीब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। भारत जैसे शक्तिशाली, मजबूत और बड़े देश से सिर्फ इस बात पर मुंह फुलाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई, उनके कहने पर अमेरिका नहीं आए और न ही अब उनका फोन उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को इग्नोर क्या किया? ट्रंप ने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि मुल्ला मुनीर की तारीफों का भी किला खड़ा कर दिया। And in fact, I had the general. हमारे पास एक जनरल आया, वह बहुत शानदार था। भारत से नाराजगी की भड़ास ट्रंप टैरिफ से निकाल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ वार का जवाब स्वदेशी भाषा में दिया जाएगा। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। ट्रंप से आज एलन मस्क नाराज है, चीन नाराज है, रूस नाराज है, ब्राजील नाराज है, फिजी नाराज है। ट्रंप से नाराज देशों की लिस्ट बहुत लंबी है और अब भारत पर टैरिफ गिरी झाड़ने वाले ट्रंप के खिलाफ पश्चिमी मीडिया भी खुलकर लिख रहा है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने लिखा है कि टैरिफ विवाद से अमेरिका ने भारत को खो दिया है। दूसरे ने लिखा है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए बहुत बुरा होने वाला है। एक अखबार ने लिखा है कि टैरिफ वॉर में भारत अमेरिका के रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ है। एक अखबार ने लिखा है कि अमेरिका में भारत से खरीदे गए सामानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि टैरिफ वॉर से भारत अमेरिका के रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि भारत खुद अपना रास्ता बना रहा है। एक जर्मन अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी अब ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं। अब बौखलाहट का आलम यह है कि ट्रंप के ट्रेड सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयानबाजियों पर उतर आए हैं। पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को पीएम मोदी का युद्ध कहा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि रूस से भारत लगातार तेल खरीद रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति और मजबूत हो रही है। मॉस्को आक्रामक हो रहा है और ये स्थिति अमेरिका के करदाताओं पर बोझ बढ़ा रही है। मतलब ट्रंप की गलतियों पर अब नोवेरो चादर चढ़ाने उतरे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरा भारत जानता है, अमेरिकी नागरिक जानते हैं, दुनिया जानती है। ट्रंप की टैरिफ रट से उनका भारतीय कनेक्शन कट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप की कलेश नीति तो आपने देख ली, अब जरा ट्रंप के चाटुकार नोवेरो के लिए कुछ दिखाते हैं। भारत की उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं जो ट्रंप से कह रही है कि इसमें तेरा घाटा भारत का कुछ नहीं जाता। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1 अक्टूबर से EFTA ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा। 1 साल के अंदर यूके के साथ FTA आ जाएगा और 2025 के अंत तक यूरोपियन यूनियन के साथ FTA की उम्मीद है। EFTA, यूरोपियन यूनियन और यूके को अगर मिला ले तो $16 ट्रिलियन
ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा है ये। सोचिए हमारी प्लानिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है भारत की। भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोप और यूके में नए बाजार मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। भारत पहले भी बड़ी चुनौतियों से उभरा है। सुधारों का एजेंडा मजबूत किया है भारत ने, और भारत और मजबूत बनकर निकलेगा, क्योंकि हमारा एक्शन प्लान सिर्फ तैयारी नहीं हुआ है बल्कि उस पर काम भी शुरू हो चुका है। बड़ी मार्केट्स पर हमारी निगाहें हैं। भारत की इस तैयारी के बीच ट्रंप का ये टैरिफ बम कैसे खुद अमेरिका में फट सकता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर से सुनिए। Trump's tariffs seem at the moment an exercise in power, but in the very short run, they will weaken America. They will weaken America because this is a policy of overkill. This is also a policy which shows that President Trump does not believe in friends, he believes in dependents. Prime Minister Modi has challenged effectively the economic imperialism of America. President Trump does not understand, I think, that while actions have consequences, language also hurts, language disrupts. The language that he has used in international diplomacy is not acceptable. तो सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग भी बता रहे हैं कि इस टैरिफ का असर भारतीयों पर नहीं बल्कि खुद अमेरिकियों पर होगा। उन्हें भी सुनिए। Today, the Indian merchandise is subject to 50% tariff on exports to the United States market, as against the original 10% before start of the tariff situation. As we have seen, it is the US consumer who has to bear this brunt of all these additional tariffs, and the Indian industry will remain largely insulated. As in the case of rice, US is one of the major markets for Indian rice, wherein US is importing about 250,000 metric tons of rice every year, valued at roughly 3,100 crores. As we have seen, a 10-pound bag of basmati rice, which was previously being sold at 17 USD per bag, has now increased to 20 USD per bag. There is largely a tendency amongst distributors to jack up prices whenever such situation arises, in spite of availability of sufficient stocks. तो विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ का खेल ट्रंप पर उल्टा पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का भी यही मानना है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अभी भी ट्रंप की बातों पर ज्यादा विश्वास है। उन्हें शायद भारत की शक्ति, भारत के लोगों की क्षमता से ज्यादा एक बड़बोले नेता पर ज्यादा यकीन है। बयान सुनिए। अमेरिका से आने वाली सारी इंपोर्ट्स के ऊपर आप 50% लगा दीजिए। हिम्मत करिए, हिम्मत करके दिखाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत प्रभाव से कपास वाले किसानों को तो बचाइए। एकदम ये सब कुछ हुआ है तो इसका असर बहुत ज़्यादा भयावह है। मेरे यहाँ तो कम से कम 1.5 लाख लोग सीधे इससे प्रभावित हो गए, क्योंकि वुडन हैंडीक्राफ्ट, आयरन हैंडीक्राफ्ट का यहाँ से काम है और सारा अमेरिका जाता था। केंद्र सरकार को अब वहाँ पे लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि हमें 20% की वो दो। कुछ लोगों के कंटेनर्स बीच में फंसे हुए हैं, तो केंद्र सरकार को इसमें तुरंत सहायता देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो ट्रंप की बताई कहानी ही रट रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ट्रंप से गुस्से में नजर आ रहे हैं। कहा है कि पूरी तरह से अमेरिका का बॉयकॉट करना होगा। उन्हें भी सुन लीजिए। इसका एक ही तरीका है, अमेरिका को रास्ते पर लाने का और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। कि हमारे देश में अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे देश में आते हैं, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत को उसकी स्वदेशी शक्ति का एहसास कराया है। उनका कहना है कि अब समय आ चुका है, भारत को किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, भारत खुद में हर तरह से सक्षम है। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने घर से शुरू करना। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है।
लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है। व्यक्ति का अहंकार, उसके कारण शत्रुता बनती है, राष्ट्रों के अहंकार के कारण शत्रुता राष्ट्रों की बनती और कायम रहती है। उस अहंकार के परे हिंदुस्तान है, लेकिन व्यक्ति जीवन से लेकर तो पर्यावरण तक सारी बातों में कैसा रास्ता हो, ये दिखाने के लिए भारत के समाज को अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अब ये सब देखने के बाद जाहिर है कि ट्रंप का गुस्सा नोवेरो पर जरूर उतरा होगा और शायद यही वजह है कि अब नोवेरो की बौखलाहट भी सामने आ रही है। इस तरफ भारत संयम से काम ले रहा है। आप देख रहे हैं टैरिफ बम का जवाब स्वदेशी ब्रह्मोस से दिया जा रहा है। मुल्ला मुनीर की संगत में डोनाल्ड ट्रंप भारत को पाकिस्तान समझ बैठे। उन्हें लगा कि टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला देंगे। लेकिन वो शायद फैक्ट्स की दुनिया से थोड़ा दूर हैं, वरना वो ये जरूर जानते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप के टैरिफ बम का जवाब भारत ने स्वदेशी मिसाइल से दिया है। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया का अगला गेयर लगा दिया है और टैरिफ रूपी आपदा को अवसर में बदल दिया है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत तैयार है। ट्रंप की टैरिफ गोली का जवाब भारत स्वदेशी गोले से देगा और इसके लिए रणनीति भी बना ली गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग में तय हुआ है निर्यात डाइवर्सिफिकेशन और नए बाजार खोलने की तैयारी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर टैरिफ असर घटाने की रणनीति, भारत को विश्वसनीय सप्लायर बनाना, जीएसटी ओवरहॉल से घरेलू खपत बढ़ेगी। जो 50% टैरिफ है उसका कुछ इंडस्ट्रीज पे तो इम्पैक्ट होगा, वो बातचीत चल भी रही है। एपरल्स हैं, मरीन इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। बट हैविंग सेड दिस, जो कंट्री है अभी, जो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा अभी भी हम हाईएस्ट the growth rate is the highest amongst many other countries, so we continue to remain on that path. There is ease of doing business और decriminalization की तरफ गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी हैं जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो उनके साथ काम कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम आगे बढ़े। एक तरफ भारत टैरिफ से निपटने के लिए इंटरनल तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप टैरिफ के जवाब में अपने बाजार का मुख मोड़ दिया है। भारत इस वक्त 40 देशों से संपर्क में है। झींगा, लेदर जैसे सेक्टर्स को नए देशों में बाजार मिलेगा। लेदर शू एक्सपोर्ट इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बढ़ाया जाएगा। जेम्स और ज्वेलरी हांगकांग, यूएई और बेल्जियम की मार्केट पर नजर होगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर भी फोकस होगा। स्वदेशी मोर्चे से जवाबी कार्रवाई हुई तो बाबा रामदेव भी उतर आए। उनका कहना है कि ये टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह है। भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं। भारत ऑटोमोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में ग्लोबल लीडर क्यों नहीं बन सकता। कोई भी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर खड़ा हुआ, KFC, सबवे, जितनी भी अमेरिका के ब्रांड्स हैं, उनके काउंटर पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए। एप्पल के शोरूम पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए। सब लोगों को अमेरिकन कंपनियों का बाइकाट करना पड़ेगा। जब ऐसा बाइकाट शुरू हो जाएगा ना, तो खुद अमेरिका में ट्रंप पर इतना प्रेशर आ जाएगा। अभी भी वहाँ बहुसंख्यक लोग, शायद 50% से ज्यादा लोग तो अब उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। ट्रंप और उनके चमचे आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है जो जेलेंस्की पीएम मोदी को शांति स्थापित करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। उन्हीं पीएम मोदी के नाम को युद्ध जैसे शब्द से जोड़कर ट्रंप के नोवेरो जैसे चमचे कुछ दिन हंगामा तो काट सकते हैं, लेकिन जब मंदी पुकारेगी तब उनका क्या हाल होगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बात संभल की। जरा सोचिए, एक जिला जहां कभी आबादी का संतुलन लगभग बराबर था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदल गई।
एक शहर जहां इतिहास की परतें भी गवाही देती हैं कि हिंसा कभी संयोग नहीं थी बल्कि रणनीतिक थी। और अब 450 पन्नों की रिपोर्ट ने पर्दा हटा दिया है उस सुनियोजित खेल से जो दशकों से संभल की जमीन पर खेला गया। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कैसे संभल में एक एक दंगे ने न सिर्फ जानें ली हैं बल्कि पूरे शहर की शक्ल और सियासत दोनों ही बदल डाली। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये 24 नवंबर की तस्वीर है। 24 नवंबर की आग सिर्फ एक दंगे की आग नहीं थी, ये उसी सुनियोजित योजना की कड़ी है जिसकी पटकथा दशकों से लिखी जा रही थी। 450 पन्नों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि संभल में आबादी का गणित कैसे बदला, क्यों घटते गए हिंदू और क्यों बढ़ता गया डर और क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहीं। और अब जब बाबरकालीन साक्ष्य से लेकर पलायन और दंगों की हकीकत सामने आ रही है तो सवाल यह है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक लंबे खेल का हिस्सा। क्योंकि जो ये हिंसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि ये जो तस्वीरें वो बार बार संभल से, अगर संभल का इतिहास टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि दंगों की लंबी कहानी है संभल की। और ये जो कहानी है वो यूं ही नहीं है, आज सारा खुलासा हो गया। डिटेल आपको देते हैं। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने नया भूचाल लाया है। जामा मस्जिद पर हुई पड़ताल में ऐसे संकेत मिले हैं जो इतिहास की गवाही बदल सकते हैं, यानी हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साक्ष्य भी सामने आए। सवाल सिर्फ दंगे और हिंसा का नहीं बल्कि धार्मिक धरोहर के सच का भी है। 3 सदस्यीय आयोग ने अपनी जांच 2 हिस्सों में पूरी की है। एक तरफ 24 नवंबर की हिंसा का ब्यौरा है और दूसरी तरफ वो ऐतिहासिक खुलासा जिसने पूरे संभल की सियासत और समाज को अब हिला कर रख दिया है, क्योंकि जानकारी हिला देने वाली ही है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को शाही जामा मस्जिद विवाद के हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकीलों ने उस पर अपनी राय दी है। हिंदू पक्ष श्री गोपाल शर्मा के वकील ने रिपोर्ट का समर्थन किया है, मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। सुनिए। जांच में जो उन्होंने पाया होगा, 3 अधिकारी थे उस जांच आयोग में। एक तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर अरोड़ा जी थे, एक रिटायर्ड आईपीएस थे, एक रिटायर्ड आईएएस थे। तो उन्होंने जो मौके पे देखा होगा, जो बहुत सारे लोगों के उन्होंने बयान लिए हैं, उसमें हमारे भी बयान हुए थे। तो जो उनको उचित लगा होगा और जो बयानों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, और उन्होंने जामा मस्जिद कम हरिहर मंदिर का मुआयना भी किया था, निरीक्षण भी किया था, तो जो उन्होंने वहां देखा होगा वो लिखा होगा अपनी रिपोर्ट में। रिपोर्ट अभी हमने उसका अवलोकन भी नहीं किया है, अवलोकन करें तब पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नहीं कोई आगे जांच रिपोर्ट जो है कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, उनका अपना पर्सनल व्यू है। कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी। जांच आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उस पर प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन जो सोचता है वो अपने काम करेंगे। संभल में दंगों ने सिर्फ खून खराबा नहीं किया बल्कि शहर की डेमोग्राफी ही बदल डाली। न्यायिक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ सुनियोजित हिंसा के जरिए हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। कैसे बदली आबादी की तस्वीर, कैसे मंदिरों पर कब्जे हुए, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल संभल हिंसा पर न्यायिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के सबूत यहाँ मिले। संभल में हिंदुओं के पलायन से डेमोग्राफी बदल गई। 1947 में हिंदू 45% थे और मुस्लिम आबादी 55% थी, लगभग बराबर मान लीजिए। 2025 में हिंदू 15% बचे हैं, कितना बड़ा डिक्लाइन है ये आप समझिए, और मुस्लिम 85% हो गए। संभल में डेमोग्राफी बदलने की वजह दंगों को माना गया है। 1947 से अब तक संभल में कुल 14 बार दंगे भड़के। जब जब दंगा हुआ तब तब हिंदुओं ने पलायन किया। हिंदुओं की आबादी घटने से धार्मिक स्थल बदले गए, मंदिर या तो बंद कर दिए गए या फिर कब्जा हो गया। न्यायिक आयोग ने 2 पार्ट में संभल हिंसा की जांच की रिपोर्ट दी है। संभल के कई आतंकी ठिकानों के अड्डा बनने का भी दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो संभल हिंसा रिपोर्ट पर सियासत तेज है। बीजेपी का दावा है कि दंगों ने डेमोग्राफी बदल दी, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया है। वहीं सपा पलटवार कर रही है और कह रही है कि यह रिपोर्ट असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी
इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है, लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं। तो संभल पर न्यायिक रिपोर्ट आते ही जहां बीजेपी और सपा आपस में भिड़ गए, तो वहीं साधु संत और मौलानाओं के बीच भी तीखी बयानबाजी हो रही है। अयोध्या हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने सीएम योगी से एक्शन की मांग की है, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रिपोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको ज़रूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर हम अपने काम की वजह से दूसरी जगह सेट हो गए हैं। हम दंगों की वजह से या किसी का डराने धमकाने की वजह से नहीं गए हैं। तो न्याय जांच आयोग की रिपोर्ट ने सियासत में नई हलचल मचा दिया है। कमेटी की जांच में डेमोग्राफी बदलने और दंगों की साजिश का जिक्र है और साथ ही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के संकेत भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। बीजेपी से लेकर हिंदू महासभा तक ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिपोर्ट पर सरकार का अगला कदम क्या होगा। संभल हिंसा को लेकर गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने 2 भागों में ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में दंगे की वजह से पलायन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदली। इस रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के भी सबूत हैं। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव होम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। संभल में जो घटना हुई थी इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में संभल हिंसा को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल हिंसा पूरी साजिश के तहत कराई गई। इस रिपोर्ट में दंगों के दौरान क्या हुआ इसका भी विवरण है। उन्होंने 24 नवंबर की हिंसा से संबंधित वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया मौके पर जाकर, और जो भी उससे संबंध में जांच में ये दंगा कैसे हुआ, सर्वे में ये व्यवधान पैदा करने के लिए किन लोगों ने व्यवधान पैदा किया। संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने साफ कहा है कि संभल में डेमोग्राफी में काफी बदलाव हुआ है। संभल के अलावा कई जगहों पर साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली गई है। की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और गज़वाए हिंद लागू करने के लिए पूरा का पूरा इस्लामिक समूह लगा हुआ है। संभल हिंसा के बाद आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर हिंदू महासभा ने भी हुंकार भरी। इस दौरान हिंदू महासभा ने जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा ठोका है। का दावा था वो सुनने में आ रहा है, वो सत्य प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर हिंदू हरिहर मंदिर के सबूत मौजूद है। संभल मामले में जो रिपोर्ट आई है उससे मस्जिद के मंदिर होने का दावा पुख्ता होता जा रहा है। साधु संतों ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन की मांग की है। साथ ही डेमोग्राफी बदलने वालों पर भी एक्शन की मांग की है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद सियासत किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं न्यायिक जांच आयोग के सदस्य अरविंद कुमार जैन ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने इसे गोपनीय बताया। उन्हें भी सुनिए। ये रिपोर्ट न्यायिक आयोग की अब सामने आ चुकी है। जिस तरीके से हिंसा घटी थी, तमाम चर्चाएं थी। बात करने के लिए सदस्य थे ए के जैन साहब, पूर्व डीजीपी हमारे संग मौजूद हैं। सर, क्या अनुभव रहा आपका इस पूरी जांच के दौरान? नहीं, अनुभव नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क दिया गया था कमीशन को। नवंबर एंड में कमीशन का गठन हुआ था। आज रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। बस आपने रिपोर्ट सौंपी। सर, जरा अगर बताएं आप कि कितने दिन आप लोगों ने ग्राउंड पर जाके देखा, कितने लोगों से कुल बात की, इसमें क्या कुछ डेटा कलेक्ट किया आपने? काफ़ी लोगों से बात की। पुलिस ऑफिसर से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की, पब्लिक से बात की, मुलजिमों से बात की, जो जेल में डिटेन थे उनसे बात की, सब लोगों से बात की है। सबका उसमें उल्लेख है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। बात उस बड़े खुलासे की जिसे दबाने की कोशिश सिस्टम ने सालों तक की। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भोपाल की शूटिंग एकेडमी में खेल नहीं बल्कि बारूद का कारोबार पनप रहा था। रिपोर्ट के जरिए पूरा खुलासा करें। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासा हुआ उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भोपाल की शूटिंग एकेडमी, जहां युवा देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से गोलियों की ऐसी खेप गायब हुई जिसने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि यहां से 3 लाख से ज्यादा कारतूस बिना किसी हिसाब किताब के बाहर निकल गए। यानी ना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, ना रिकॉर्ड में निशान, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को चुपचाप खरीद लिया। इस काले खेल की जानकारी सबसे पहले पहुंची पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग तक। खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एकेडमी से निकली गोलियां काले बाजार में बिक रही हैं, लेकिन खरीदार कौन था? खरीदार वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है और जिनका धंधा है मौत का सौदा। मतलब सुनियोजित तरीके से खेल के नाम पर गन पाउडर और कारतूस अपराध की गलियों तक पहुंचाए गए। राजधानी भोपाल में करीब 80 शूटर्स जिनके पास लाइसेंस हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से कुछ शूटर इस तरह की कारतूसों की कालाबाजारी में लिप्त हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कमिश्नर ने माना कि गोलियों की कालाबाजारी हुई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि 3 लाख कारतूस एकेडमी से बाहर कैसे पहुंचे। मामला संवेदनशील है, सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए समय समय पर किसी भी संस्था को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इस तरह के जो खासतौर पर संवेदनशील मुद्दों की एक अंतर समीक्षा जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम के संलिप्तता के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव ही नहीं है और इसकी सीबीआई और एटीएस जांच होनी चाहिए। विपक्ष ने भी मांग कर दी है जांच की। ऐसे में सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच टीम बैठती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?